हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जीएस 1 और जीएस 2 के साथ निबंध भी कराने का प्रयास करूंगा। और मैं जीएस 1 और जीएस 2 का मॉडल आंसर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लाऊंगा। उसको देखकर आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और मैं जिस प्रश्न को लॉन्ग आंसर के रूप में कराऊंगा, उसी प्रश्न को मैं शॉर्ट आंसर के रूप में भी कराऊंगा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप प्रश्न को लॉन्ग रूप में भी लिखना सीख लेंगे और शॉर्ट रूप में भी लिखना सीख लेंगे। अब प्रश्न में जैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप उसी हिसाब से उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपको पहले लॉन्ग बताऊंगा और उसके बाद इसी प्रश्न का शॉर्ट आंसर भी बताऊंगा, जो 70 से 90 शब्द के बीच में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। अब ऐसे प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे? तो सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का क्या औचित्य है, मतलब औचित्य को बता देंगे। थर्ड पार्ट में आप बताएंगे उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का महत्व क्या है। उसके बाद इसकी कुछ आलोचना कर देंगे और उसके बाद कंक्लूड करके निष्कर्ष दे देंगे। आंसर आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे हम। देखिए, उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का मतलब क्या है? उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन, इसका मतलब क्या है? मतलब उद्देशिका में शामिल शब्द और सिद्धांत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। इसे हम प्रतिष्ठित दर्शन बोलते हैं, ठीक ना? और इसका औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करें। आप समझ गए होंगे कि प्रतिष्ठित दर्शन का क्या मतलब होता है और भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो वैसे शब्द जो आदर्शवादी तत्वों का उल्लेख करते हैं, उन्हें दार्शनिक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए, संप्रभुता हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र हो गया, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया। इन्हीं तत्वों के चारों तरफ हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शक ग्रंथ है और इसकी उद्देशिका इसमें निहित मूलभूत दर्शन को प्रकट करती है। उद्देशिका हमें यह बताती है कि हमारा देश किस प्रकार के समाज और शासन प्रणाली को अपनाता है। इसमें संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्थान दिया गया है, जो भारतीय संविधान की आत्मा को दर्शाता है। दोस्तों, भूमिका में मुख्य रूप से वैसे चीज़ों को लिखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, मतलब उसका सार। तो कहने का मतलब है कि जब इसकी भूमिका आप बता देंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट को आप लिखने का प्रयास करेंगे। मतलब प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का आत्मा है, मतलब जो संविधान में मतलब बताया गया है, उसका संक्षिप्त रूप में हम प्रस्तावना में देखते हैं। मतलब प्रस्तावना के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा संविधान में क्या क्या बताया होगा, मतलब क्या क्या, मतलब हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या मतलब प्रणालियों को लागू करना या क्या करना, कैसे करेंगे कि हमारा लोकतंत्र सशक्त हो। इस तरीके के भाव को हम उद्देशिका में भी देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य। अब देखिए, पहला पॉइंट संप्रभुता, इसका एक्सप्लेन करेंगे। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? मतलब संप्रभु, मतलब जो किसी का अधीन नहीं हो, अब और अपनी स्वतंत्र नीतियों के अनुसार कार्य करता है। तो भारत संप्रभु है, यह किसी के अधीन नहीं है। यह देश के स्वतंत्र निर्णय लेने और संप्रभुता बनाए रखने की पुष्टि करता है। इस संप्रभुता का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, समाजवाद। उद्देशिका समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करती है। यह धन संपत्ति के समान वितरण और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देता है। मतलब समाजवाद के अंतर्गत समाज में समानता स्थापित करने की तत्वों की बात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पंथ निरपेक्षता।
अब देखिए पंथ निरपेक्षता क्या है? मतलब धर्मों से निरपेक्ष, मतलब कहने का मतलब है कि सभी धर्मों को समान नज़र से देखना। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी को बराबर रूप से देखा जाएगा। अब देखिए किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी नागरिक देश के एक समान नागरिक हैं। उन्हें धर्मों के आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र में कौन सा पॉइंट आप लिखेंगे? भारत में जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार है। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। मतलब जो शासन प्रणाली जनता के माध्यम से चलती हो वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ना? तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। मतलब जनता अपने शासकों को खुद चुनती है। वैसी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कही जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट गणराज्य, इसमें क्या देंगे? अब देखिए गणराज्य का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका प्रमुख चुन कर आए, वंशानुगत नहीं हो। जैसे पहले राजा जो होते थे वह वंशानुगत होते थे, वह चुन कर नहीं आते थे। लेकिन भारत का देखिएगा जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वह चुन कर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या देंगे? यह नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करता है ना? अब देखिए आपने इतना पॉइंट दिखा दिया। अब देखिए अब हम देखने का क्या प्रयास करेंगे कि संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का महत्व, प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य हमने देख लिया। अब दर्शन का महत्व देखने का प्रयास करेंगे। देखिए न्याय, पहला पॉइंट, उद्देशिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है। मतलब कहती है कि किसी भी तरह से किसी के साथ सामाजिक अन्याय नहीं किया जाएगा, आर्थिक अन्याय नहीं किया जाएगा, राजनीतिक रूप से उसके साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि सभी को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की गारंटी रहेगी। इससे समाज में समानता और निष्पक्षता बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जिस शासन प्रणाली में समानता और निष्पक्षता रहती है, वह उतनी ही महत्वपूर्ण और मजबूत लोकतंत्र के रूप में जानी जाती है। तो न्याय एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश को, मतलब एक सशक्त लोकतांत्रिक कंट्री बनाने के लिए। सेकंड, स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, कुछ भी युक्ति-युक्त अभिव्यक्ति कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, कहीं भी पूजा कर सकता है। इसके लिए उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। इससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं और विचारों को खुलकर प्रकट कर सकता है। मतलब जिस समाज में, चाहे जिस राष्ट्र में स्वतंत्रता लोगों को नहीं रहेगा, वह वहाँ के लोगों का व्यक्तित्व का सही विकास नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसको पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। मतलब सोचने की, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने की। परंतु यदि आप रोक लगा देंगे तो फिर वह व्यक्ति का व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास नहीं होगा और वह देश भी एक डेवलप नहीं कर पाएगी, है ना? क्योंकि लोगों को खुद से कुछ करने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे विकास करेगा? इसीलिए स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक राष्ट्र के विकास के लिए। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, समानता। अब देखिए समानता मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए उद्देशिका सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की गारंटी देता है। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान है। मतलब कि कोई किसी भी आधार पे बड़ा और छोटा नहीं है। कानून के नज़र में सभी समान हैं और जब सभी को आप समान रूप से मानेंगे और समानता का दर्जा देंगे, तभी कोई भी राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। इससे किसी भी वर्ग के लोगों में मतलब भेदभाव का विचार नहीं आएगा और जब विचार नहीं आएगा तो देश के अंदर मतलब किसी भी समाज या राष्ट्र के अंदर एकता का भाव आएगा और एकता का भाव आएगा तो वह एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब कि भाईचारा, मतलब आपसी प्रेम और भाईचारा।
अब देखिए, सभी नागरिकों में भाईचारे और एकता की भावना विकसित करना उद्देशिका का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, किसी राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए एकता और प्रेम और भाईचारे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को बहुत ही मजबूती से रखा गया है, क्योंकि एक देश को सही ढंग से एक सशक्त राष्ट्र और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए इन तत्वों को अच्छे से लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, इतना हम लोगों ने जब देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे, एक पॉइंट और लिख देंगे बंधुत्व में, कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक होता है। वो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लोगों में प्यार और भाईचारा रहेगा तो एकता बनी रहेगी, और एकता रहेगा तो अखंडता भी बना रहेगा। तो कहने का मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब इतना आप बता देंगे, तो अब आप इसकी थोड़ी बहुत आलोचना कर देंगे। देखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 300 से 400 शब्दों के बीच में ही लिखना है, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्यों को ही यहाँ पे आप रखेंगे। अब देखिए, आलोचना क्या करेंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का व्यापक औचित्य एवं महत्व है, परंतु कुछ आलोचकों द्वारा, खुद आप आलोचना नहीं करेंगे, कुछ आलोचकों द्वारा निम्न आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, जिसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखिए, अब आप 2-3 पॉइंट में इसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा 2 पेज आलोचना ही आप दे देंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी बनी हुई है, जिससे उद्देशिका के समाजवादी और समानतावादी दृष्टिकोण पर प्रश्न उठते हैं। जो आलोचक हैं वो बताते हैं कि प्रस्तावना में जिस तरीके से समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है, आज भी यथार्थ के स्तर पे देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी बनी हुई है। लोगों को उस तरीके से मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग आज भी असमान और समान के दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इसको यथार्थ में नहीं उतारते हैं, मतलब धरातल पर इसको लागू नहीं करते हैं, तब तक इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। इसी दृष्टिकोण से आलोचकों द्वारा आलोचना की जाती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, उद्देशिका में लिखे गए सिद्धांत जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बहुत आदर्शवादी हैं, लेकिन इन्हें वास्तविकता में पूरी तरह लागू करना कठिन है। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, हम जो भी सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं, और जो करना चाह सकते हैं उसे हम कर भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वास्तविकता में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से मतलब समस्त नागरिकों के बीच में ऐसे भाव को लाना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी यदि 50% या 60% भी यदि इस सिद्धांत को हम लागू कर दिए, तो समझिए कि एक देश एक बहुत ही सशक्त लोकतांत्रिक कंट्री के रूप में वह जानी जाएगी। तो कहने का मतलब न्याय मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको जितना हो सके इसको समाज के अंदर लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सभी को मिलना चाहिए, समानता सभी को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यथार्थ पे देखेंगे तो ये जितने भी आदर्शवादी तत्व हैं, इनको उस तरीके से लोगों को उस तरीके से लागू नहीं है, चाहे उस तरीके से समाज में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी आधार पे आलोचकों द्वारा उद्देशिका में जो दार्शनिक जो तत्व हैं, जो शब्द हैं, उनकी आलोचना की जाती है। बट इसका आप जो अंत करेंगे प्रश्न का, वो कभी भी नकारात्मक तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से आंसर का आप एंड करेंगे। जब आप आलोचना कर देंगे तब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, परंतु तमाम बिंदुओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यह कह सकते हैं कि संविधान की उद्देशिका केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। कहने का मतलब है कि जब इसका हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो भले ही पूरे चीज़ों को यथार्थ धरातल पे नहीं उतारा गया है, लेकिन फिर भी हमें यह एक प्रेरणा प्रदान करता है इसको लागू करने के लिए, इसको पाने के लिए। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को पूरी तरीके से लागू करने के लिए, बनाने के लिए लोगों के बीच एक बंधुत्व का भाव
पैदा करने के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा पैदा करता है, जो भारत को एक आदर्श समाज की ओर ले जाती है और इसमें निहित दर्शन भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाता है और देश को एक सशक्त, समानता पर आधारित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। कहने का मतलब है कि इन तत्वों को या तथ्यों को यदि सही तरीके से यथार्थ के धरातल पे उतार दिया जाए तो हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व के पटल पे एक नायक के रूप में दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे और समाज को उस तरीके से ले जाने का प्रयास करेंगे, तब हमारा जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है उसकी यथार्थ स्थल पे भी हमें देखने को मिलेगी। अब यह लॉन्ग आंसर के रूप में हो गया, इतना आप लिखेंगे तो आपका लॉन्ग आंसर हो गया। अब लॉन्ग आंसर आपका हो गया, लेकिन यही प्रश्न यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने को आएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जब 70-80 शब्दों में, तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य और महत्व का वर्णन करें। अब देखिए आपका जो भूमिका होना चाहिए बहुत ही गूढ़ होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। अब देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का सार है। यह देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। मतलब उद्देशिका जो है ना, वह एक प्रकार से जो संविधान के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसका संक्षिप्त सार बता देती है। मतलब आपको यह बहुत कम शब्दों में यह बता देती है कि, कि हमारा संविधान मतलब सरकार से, प्रशासकों से मतलब क्या चाहता है, मतलब कैसे आप मतलब किन नीतियों को लागू करेंगे जिससे मतलब लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है वो सही रूप में लोकतांत्रिक दिखे, है ना? और भारत को एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समानतापूर्ण, बंधुत्वपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है प्रस्तावना। इतना आप लिखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और बहुत ही गूढ़ सजा हुआ आपकी भूमिका हो गया। अब देखिए संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य एवं महत्व को 5-6 पॉइंट में आप दिखाएंगे, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट, संप्रभुता। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है और अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करता है, यहाँ हमने शॉर्ट में दिखा दिया। समाजवाद, आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। अब देखिए सेकंड, पंथ निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है। मतलब सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, बल्कि सभी समान हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र, जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार मिलता है। मतलब जनता का शासन ही, मतलब एक प्रकार से जिस शासन प्रणाली में जनता खुद शासकों को चुनती है वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देंगे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। एक में लिख कर आप सीधा लिख देंगे समतामूलक और सशक्त समाज की स्थापना करता है। मतलब इन तत्वों के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के अंदर एक समतामूलक, मतलब सभी के बीच में समान और मजबूत समाज की स्थापना करता है। और यह जब समाज स्ट्रांग और सशक्त होगी और समतामूलक होगी तो वह एक सशक्त राष्ट्र को भी जन्म देगी, क्योंकि एक सशक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण में अपना अहम रोल अदा कर सकता है। इतना यदि आप लिखेंगे तब आपका लगभग बॉडी पार्ट हो गया। अब आप निष्कर्ष बता देंगे। निष्कर्ष भी आपका शॉर्ट होना चाहिए और बहुत ही बेहतर होना चाहिए, जिसको पढ़ने से लगे कि नहीं बहुत ही अच्छा है। अब देखिए संविधान की उद्देशिका भारत के सुनहरे भविष्य का मार्गदर्शक है। इसमें निहित दर्शन हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं और भारत को एक समावेशी, न्यायपूर्ण, समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब प्रस्तावना में जो दार्शनिक शब्द हैं वह भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की ओर मतलब क्रियाशील है ना? इन सारे चीज़ों को जब आप लिख देंगे तो आपका शॉर्ट आंसर हो गया। मतलब आप शॉर्ट आंसर को आप समझ गए होंगे कि बहुत कम शब्दों में भी कैसे लिखा जाता है, और इसी प्रश्न को लॉन्ग में कैसे लिखा जाता है इसको भी हमने आपको ऊपर बता दिया। तो दोस्तों आप इसको खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। एक बार में न समझ में आए दोबारा आप इसको देखने का प्रयास करिएगा। जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट में आप मुझे
बताएँगे, तो मैं वहाँ आपका आंसर देने का प्रयास करूँगा। और मैं बीच-बीच में निबंध का भी मॉडल ऐसे कराऊँगा, जिससे आपको निबंध लिखने में भी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो और आप उसको अच्छे से लिख सकें। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।